हेलो चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, अब ये वैन हॉफ फैक्टर होता क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस क्या होता है। अच्छा, अब तक हमने जो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था, हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल पढ़ा था। इन सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एम क्या था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ये एम होता है कि हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कई बार ऐसा देखा गया कि जो कैलकुलेशन करके हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं और जो एक्सपेरिमेंट करके मॉलिक्यूलर मास निकलता है, उन दोनों में काफ़ी फ़र्क देखा गया। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ये किस वजह से हो रहा है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस अब होता क्या है? व्हेनेवर द मॉलिक्यूलर मासेस that are determined experimentally is different from the molecular masses that are determined by calculation are called abnormal molecular mass। तो इसका मतलब जब मॉलिक्यूलर मासेस जो एक हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला और जो हमने कैलकुलेशन से निकाला, अगर दोनों में फर्क दिख रहा है, उन मासेस को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ऐसा क्यों हो रहा था कि दोनों मॉलिक्यूलर मासेस में फर्क आ रहा था? अच्छा, इसको जानने से पहले देखो, जितना भी हमने अब तक डिस्कस किया है सॉल्यूशन चैप्टर में, जितने भी सॉल्यूट्स हमने डिस्कस किया है, वो सारे सॉल्यूट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने सॉल्यूट लिया था, वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा सॉल्यूट, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा सॉल्यूट हमारा, तो फिर उस केस में क्या होगा? अब इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एसिड्स हो सकते हैं। दे कैन बी एसिड्स लाइक HCl, HNO3, etc. They can be bases like NaOH, KOH, etc. या salts हो सकते हैं like KCl, NaCl, NaNO3, etc. जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब हम इनको सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब इनका डिसोसिएशन हो जाता है। जैसे मान लो NaCl है, NaCl जब हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे और अगर ये 100% ब्रेक हो रहा है, मतलब अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो NaCl पानी के अंदर जाके ब्रेक हो जाएगा इनटू Na+ एंड Cl-। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता, उसका डेफिनेशन क्या था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि हमने 1 मोल NaCl का लिया था। अब अगर 1 मोल NaCl का लिया था, तो जो भी हमने कैलकुलेशन किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसको हमने 1 मोल NaCl मान के किया। लेकिन जब ये 1 मोल NaCl को हमने पानी में डाला, जब वो सोल्यूशन फॉर्म में गया, तो हमने क्या देखा कि 1 मोल NaCl जो था वो 2 मोल्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल्स इधर फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो अगर 2 पार्टिकल्स फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू हमने पहले एक पार्टिकल कंसिडर करके किया था, वो अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन में जाके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव चेंज्ड। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगा।
अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरफ जो है पूरा कंप्लीट अनडिसोसिएटेड सॉल्ट है और इस तरफ हमारे आयंस है। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटेड प्रॉपर्टीज जो है वो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं। ठीक है, जैसे मान लो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला। अच्छा, अब जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे हैं, कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू आएगा NaCl के लिए, हमें चाहिए था, नॉर्मली जो वैल्यू आना चाहिए वो है 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमने एक पार्टिकल कंसिडर करके देखा कि वैल्यू आ रहा है 2 एटमॉस्फेयर। फिर जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि वैल्यू जो है वो आ रहा है 4 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे अकाउंट करेंगे? इसको अकाउंट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद क्या वो एक पार्टिकल ही रह रहा है या उसमें कोई फर्क आ रहा है। ठीक है, अब हमने NaCl का अगर 100% डिसोसिएशन माना तो उसके केस में क्या हो रहा है? इट इज ब्रेकिंग इनटू Na+ एंड Cl-। तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोल्यूशन, जो कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है उसमें भी फर्क आएगा। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये दिक्कत हमें नहीं होती है, क्योंकि यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया या शुगर हो गया, जब इनको हम डिसॉल्व करते हैं तो इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू anything else. They are not going to break down into ions. They are not going to break down into smaller particles. ठीक है, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं which undergoes dissociation in the solution form, उसके केस में हमें देखना पड़ेगा कि आफ्टर डिसोसिएशन जो पार्टिकल्स बन रहे हैं वो उसको कंसिडर करने के बाद ही हम कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी का एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हर टाइप ऑफ कंपाउंड सोल्यूशन में जाने के बाद हमेशा डिसोसिएट ही करे। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो सोल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट कर जाता है, एसोसिएशन अकर्स। ठीक है, अब ये कौन से टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं? जैसे एसिटिक एसिड, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। एसिटिक एसिड को जब हम बेंजीन में डालते हैं इसका डाइमेराइजेशन हो जाता है। 2 मोल्स अगर एसिटिक एसिड का हम लेंगे बेंजीन के अंदर, इट विल अंडरगो डाइमेराइजेशन। कैसे डाइमेराइजेशन होगा? दिस इज एसिटिक एसिड। एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल दूसरे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ इट विल अटैच इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो 2 मोल से हमने कैलकुलेशन किया था, लेकिन सोल्यूशन में जाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया इसका? आधा, मतलब 2 हैज कन्वर्टेड इनटू 1। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज डाइमेराइजेशन। और इसमें क्या हो रहा है? एसोसिएशन। इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिक्रीजिंग। और इसमें क्या हो रहा था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेर इंक्रीजिंग। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहा है इसका ये मतलब है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अच्छा, इसको हम ठीक से लिखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 2 केसेस है, अब इसको हम ठीक से लिखते हैं। पहला केस हो गया डिसोसिएशन का और दूसरा जो केस है वो है हमारे पास एसोसिएशन का। ठीक है, अब डिसोसिएशन के केस में हमने क्या बोला कि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इस केस में जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। कैसे पता लगा? कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, जैसे सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? पाई इज इक्वल टू N/V/RT, ये था फॉर्मूला।
n क्या है, W2/m2 VRT। तो इसमें देखो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, आपको दिख रहा है। तो ऐसे बाकी सब में भी चेक कर सकते हो कि जो कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो अगर कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी का वैल्यू इसमें इंक्रीज हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगा, और इसमें मॉलिक्यूलर मास का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि क्या हो सकता है जब हम सॉल्यूट को पानी के अंदर डालते हैं या सोल्यूशन फॉर्म में रखते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा, हम इसको कैसे अकाउंट करेंगे इन आवर कैलकुलेशंस। तो उसके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर, इस वैन हॉफ फैक्टर को I से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब वैन हॉफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। वैन हॉफ फैक्टर का पहला फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ moles of solute after dissociation or association divided by total number of moles of solute before dissociation और एसोसिएशन। ये हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आफ्टर अपॉन बिफोर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी। मोलर मास के टर्म्स में क्या होगा फिर इसका ऑपोजिट, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास। ठीक है, जो ये ऑब्जर्व्ड होता है, ऑब्जर्व्ड हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल के लिए और कैलकुलेटेड हम यूज करते हैं थियोरेटिकल वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया अलग अलग फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ I। अब हमारे जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशंस थे, I को कंसिडर करने के बाद सबके एक्सप्रेशंस जो है वो अब मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस है फॉर द वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो कुछ ऐसा होगा। पहला, फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर्मूला क्या था पहले हमारा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू Chi2 था, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तीसरा फॉर्मूला था डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। और फोर्थ फॉर्मूला हमारा था पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, अब I को कंसिडर करने के बाद ये सारे एक्सप्रेशंस मॉडिफाई हो जाएंगे। कैसे मॉडिफाई होंगे, कुछ नहीं, बस आपको राइट हैंड साइड पे I को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा I Chi2, यहाँ पे आ जाएगा I KBM, यहाँ पे हो जाएगा I KFM और यहाँ पे हो जाएगा I CRT। ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया कि वैन हॉफ फैक्टर क्यों आया, why Van 't Hoff factor was introduced. Van 't Hoff factor was introduced to account for the discrepancy in the molecular masses, या जो डिस्क्रिपेंसी आ रहा था कॉलिगेटेड प्रॉपर्टीज के वैल्यूज में, उसको अकाउंट करने के लिए हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जो फर्क आ रहा था उसको अकाउंट करने के लिए द टर्म वैन 't Hoff फैक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इसको कंसिडर करने के बाद जो एक्सप्रेशंस है वो सब मॉडिफाई होके अब हमें ये वाले एक्सप्रेशंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम वैन 't Hoff फैक्टर निकालेंगे कैसे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम I की वैल्यू निकालेंगे कैसे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट केस है डिसोसिएशन का। अब डिसोसिएशन में भी दो चीजें हो सकती है। अगर हमने बोला कि 100% डिसोसिएशन है, अगर 100% डिसोसिएशन है, जैसे मान लो NaCl है,
NaCl एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है और जनरली इसका हमेशा 100% डिसोसिएट होता है। तो इस केस में कितने आयंस बनेंगे? 2 आयंस, एक Na+ का और एक Cl- का। तो इस केस में जो I की वैल्यू होगी वो होगी 2। ठीक है, वैसे भी जब भी 100% डिसोसिएशन होगा, जो I की वैल्यू होगा इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस दैट आर फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मैंने बोला आपको MgCl2 है और इसका 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो I कितना होगा? MgCl2, मतलब ये ब्रेक होगा इनटू Mg2+ एंड 2Cl-। I की वैल्यू होगा 3। सपोज Al2SO4 3 है, तो ये कैसे ब्रेक होगा? Al3+ और 2Al3+, 3SO4 2-। तो फिर I की वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें? 5। ठीक है, तो अगर 100% डिसोसिएशन है तो उस केस में I विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन। लेकिन अगर 100% डिसोसिएशन नहीं है तो क्या होगा? मान लो पार्शियल डिसोसिएशन है, पार्शियल डिसोसिएशन का केस है, तो इस केस में हमें कंसिडर करना पड़ेगा अल्फा। अल्फा याद है हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में भी किया था। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब इसमें अल्फा हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब सपोज मैंने बोला कि कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, सपोज मैंने बोला सोडियम एसिटेट है। ठीक है, जब ये ब्रेक होगा तो मैंने इक्विलिब्रियम साइन डाला है क्योंकि पार्शियल डिसोसिएशन है, तो इसमें आयंस बनेंगे CH3CO- और Na+। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 था तो इसका 0 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम अल्फा क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स दैट अंडरगोस डिसोसिएशन इस केस में। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि 1 में से अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुआ, तो फिर इक्विलिब्रियम पे कितना बचा? 1 में से अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुआ तो बचा कितना? 1 - अल्फा। ठीक है, बना कितना इसका? फिर इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है। अब अल्फा मोल्स अगर डिसोसिएट हुआ तो फिर इसका अल्फा मोल्स बनेगा, इसका भी अल्फा मोल्स बनेगा। ठीक है, अच्छा अब I क्या था? नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, आफ्टर बाय बिफोर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा? टोटल मतलब इसका सबका टोटल, तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा ये टोटल फाइनल मोल्स है, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स कितना था? 1। तो हमारा I कितना आ गया? I इज इक्वल टू 1 + अल्फा डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया I। अच्छा, अब किसी भी और कंपाउंड के लिए सपोज मैंने बोला कि सपोज MgCl2 है, वैसे तो ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है, लेकिन सपोज मैंने बोला कि MgCl2 पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, तो ये क्या फॉर्म करेगा? Mg2+ + 2Cl-। ठीक है, इसका इनिशियली 1 0 0, 1 - अल्फा हुआ। अब इसका क्या हो जाएगा? अल्फा, लेकिन इसका क्या होगा? 2 अल्फा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 मोल अगर इसका यूज अप होता है तो इसका 1 मोल बनता है, इसका 2 मोल बनता है। अब हमने बोला अल्फा मोल यूज हो गया तो इसका अल्फा मोल बनेगा, इसका 2 अल्फा मोल बनेगा। तो I अब कितना आ जाएगा? 1 + 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी सॉल्ट के लिए आपको अगर दिया गया हो अल्फा की वैल्यू, आप अल्फा की वैल्यू पुट करना यहाँ पे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I। ठीक है, ओके अच्छा अब देखो इधर एक जनरल केस लेते हैं। जनरली कोई भी हम अगर कंपाउंड ले, अगर ए के फॉर्म में हम इसको, ये तो समझ आ गया आपको, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए कई बार हम ऐसे लिखते हैं, आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कि AN ऐसे दिया हुआ होता है और ये ब्रेक होता है इनटू NA। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, 1 0 हो गया। अब ये 1 - अल्फा हो गया और यहाँ पे कितने मोल्स बन रहे हैं? N अल्फा। ठीक है, तो ये हम
यूज जनरली नहीं करते, लेकिन फिर भी देखो आई क्या हो जाएगा फिर, टोटल मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय 1। तो इसका फॉर्मूला आ गया हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस एन अल्फा 1 माइनस आई, और अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। ठीक है, अच्छा ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला जो है आपको कई बुक्स में मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप फॉर्मूला को याद करके करो। आप इस फॉर्म में किसी भी सॉल्यूट के लिए आप निकाल सकते हो, तो हमेशा ऐसे करके देखना, और जो भी वैल्यू आएगा आई का, उसका अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला होगा अल्फा के साथ वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला ट्राई सॉल्विंग इट योरसेल्फ एंड देन easily you can arrive at the relation between the two. So this was the case of dissociation. अब इसके बाद आता है एसोसिएशन का केस। एसोसिएशन में क्या होगा आप देखो, एसोसिएशन में भी अगर 100%, पहला तो हो गया 100% एसोसिएशन का केस। जब 100% एसोसिएशन होगा, सपोज मैंने बोला कि जैसे एसिटिक एसिड वाला केस हमने डिस्कस किया था, तो उसमें क्या हुआ कि मोल्स जो थे, सपोज A2 था पहले, 2 मोल्स थे, ठीक है, 2 मोल्स था, वो कन्वर्ट हो गया 1 मोल में। ठीक है, ऐसे हुआ, तो फिर इसमें क्या हुआ, 2 मोल था, फिर 1 मोल में कन्वर्ट हो गया, तो आई की वैल्यू क्या होगा, फाइनली कितना हो गया 1, और इनिशियली कितना था 2, तो 1/2। ठीक है, तो ये हो गया डाइमराइजेशन का केस। ऐसे ही अगर ट्राइमराइजेशन का केस होगा तो आई विल बिकम 1/3, टेट्रामराइजेशन का केस होगा तो आई विल बिकम 1/4 एंड सो ऑन। समझ आया, ये तो हो गया 100% एसोसिएशन का केस। लेकिन अगर पार्शियल एसोसिएशन है, पार्शियल वाला केस है, अब इसके केस में फिर से अल्फा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अल्फा को अब हम बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब हम सिंपल वाला केस दोबारा लेते हैं जिसमें हमने एसिटिक एसिड डिस्कस किया था। एसिटिक एसिड के 2 मोल्स बेंजीन में जाते ही, सपोज मैंने बोला कि ये डाइमराइज हो गया, लेकिन पूरा डाइमराइज नहीं हुआ, कुछ अमाउंट ही डाइमराइज हुआ। इनिशियली 1 मोल था, 0 था, इसमें से 1 माइनस अल्फा, अल्फा मोल्स ने क्या किया, अल्फा मोल्स ने एसोसिएट किया। अगर अल्फा मोल्स ने एसोसिएट किया तो यहाँ पे कितना बना, देखो 2 मोल्स जब होता है तो उसका 1 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 2 का आधा, 2 बिकम्स 1, तो ये क्या होगा अल्फा/2। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा फिर, अब फाइनल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमारा हो गया 1 माइनस अल्फा/2। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखे, जनरल एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं तो इट विल बी Na गिविंग An, ऐसे, तो 1 0 1 माइनस अल्फा, ये n का 1 हो रहा है, ठीक है, n का 1 हो रहा है, तो फिर अल्फा का क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, अल्फा का अल्फा/2 हो रहा था, तो ऐसे यहाँ पे अल्फा का अल्फा/n हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आई हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n। क्लियर, तो फिर अल्फा माइनस अल्फा/n इज इक्वल टू 1 माइनस आई, और अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/n। ये फॉर्मूला हो गया फॉर एसोसिएशन, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई। और जो हमने पहले डिस्कस किया था वो था फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन। बट आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग द फॉर्मूला, इट्स बेटर कि अगर आप ऐसे करके देखो, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा जैसे करेक्टली हम इक्विलिब्रियम में करते हैं वैसे करना, तो वो अपने आप से आई और अल्फा के बीच में आपका जो रिलेशन है वो अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना कि अगर डिसोसिएशन का केस है, जब भी डिसोसिएशन का केस होगा तो फिर आई का जो वैल्यू होगा इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जब भी एसोसिएशन का केस होगा, आई का जो वैल्यू है इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। और जब भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन है, तो आई का जो वैल्यू होगा इट विल बी इक्वल टू 1। इज इट क्लियर?
सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया वैन हॉफ फैक्टर के अंदर। वैन हॉफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी आपने क्वेश्चंस करा था उन सब में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपका सॉल्यूट यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट या कुछ ऐसा तो नहीं है जो पानी में जाने के बाद उसका नेचर जो है, उसके पार्टिकल्स जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर चेंज हो रहा है, इन दैट केस यू विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट द वैल्यू ऑफ आई, एंड दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। थैंक यू।